हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं भारत कुमार आप लोगों के लिए प्री स्पेशल 2024 के संदर्भ में यूपीएससी के इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो यूपीएससी आजकल पूछ रहा है और पूछने की संभावनाएं बनती हैं। तो हमने सबसे बेसिक टॉपिक से स्टार्ट किया है, जो आजकल बहुत ही यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, और वो है अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, अक्षांश और देशांतरों की, तो जैसा आप जानते हो ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पे खींची गई हैं, और इन्हें पृथ्वी के केंद्र से खींचा गया है, जिनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पे स्थित किसी भी स्थानों को ढूंढने के लिए किया गया है या फिर उनको अंकित करने के लिए किया गया है। साथ में अगर हम अक्षांशों की बात करें तो ये क्षैतिज रूप से खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, और सबसे अहम बात ये समानांतर हैं एक दूसरे के, यानी कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, और इसीलिए इनका जो आकार है वो पूर्ण वृत्त है। वहीं अगर हम अक्षांशों की बात करें तो मुख्य अक्षांश जो हमारा होता है वो 0 डिग्री होता है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर जिसे हम आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री ध्रुव, फिर उत्तरी ध्रुव। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री जो है हमारा मकर रेखा आता है। फिर 66.5 डिग्री ये अंटार्कटिक वृत्त आता है, और 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव आता है। ये तो बेसिक आपको पता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कुल अक्षांशों की बात करें तो कुल अक्षांश पृथ्वी पे 181 हैं, और कुल खींचे हुए अक्षांश 179 हैं। अब बात उठती है, सर कैसे? तो मुख्यतः 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण जो हैं ये हमारे बिंदु हैं, और बिंदु के लिए बोला जाता है कि बिंदु एक वृत्त भी है और एक रेखा भी है। एक ऐसा वृत्त है जिसका कोई त्रिज्या और व्यास नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ बिंदु एक ऐसी रेखा है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती। तो क्योंकि पॉइंट एक डिफाइंड पार्ट है, इसीलिए 1 से 90 नॉर्थ और 1 से 90 साउथ 180 होते हैं, और 0 डिग्री 181। लेकिन अगर सवाल आ जाए कुल खींची हुई अक्षांश की रेखाएं कितनी है, तो वो केवल 179 होगा, क्योंकि 90 नॉर्थ और साउथ जो पॉइंट है ये खींची हुई रेखाएं नहीं है, जिसके कारण इनकी लंबाई नहीं है, तो 179 होता है। ये तो बेसिक है। वहीं पृथ्वी जो यूपीएससी जो है ये संबंधित इवेंट्स के बारे में पूछता है, कार्यों के बारे में पूछता है, जैसे कि सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रात, या फिर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। तो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है और अपने अक्ष पे घूर्णन भी करती है। अपने अक्ष पे घूर्णन की वजह से पश्चिम की पूर्व की तरफ पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, यह आपको पता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पे दिन और रात की लंबाई और सूर्य के हस्तांतरण की बात की जाए तो सूर्य का हस्तांतरण जो है वो पृथ्वी के झुके होने के कारण या अपने अक्ष पे झुके होने के कारण होता है, जिसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम मुख्य इवेंट्स की बात करें तो हमारा सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पे ऊर्ध्वाधर या लंबवत होता है, यानी कि अगर इस दिन इस रेखा पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी परछाई पैर के नीचे बनेगी, यानी कि परछाई नहीं बनेगी, जिसे हम शून्य परछाई दिवस यानी कि 0 शैडो डे का नाम देते हैं। और इस दिन यहां सूर्य के होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन या फिर सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात या सबसे छोटा दिन होता है, जिसे हम समर सॉल्स्टिस या फिर कर्क संक्रांति का नाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पे ऊर्ध्वाधर होता है, यानी अब इस दिन जो व्यक्ति मकर रेखा पे खड़ा होगा उसकी परछाई नहीं बनेगी, या बोलूं परछाई जो है वो पैर के नीचे बनेगी, क्योंकि सूर्य ठीक सिर के ऊपर है। अब इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी
और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, जिसे हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। यानी जो यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है कि पृथ्वी पे ऐसे कौन से स्थान होंगे जहां पे सूर्य की किरणें लगभग साल में एक बार लंबवत होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर होंगी, वर्टिकल, तो वो स्थान होंगे 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि ऐसे कौन से स्थान है पृथ्वी पे जो साल में 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें उन पे पड़ेंगी, तो वो स्थान होंगे जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद स्थित है या बीच में, मतलब कर्क रेखा से नीचे और मकर रेखा से ऊपर, कर्क और मकर रेखा को छोड़ के, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य एक ही दिन लंबवत होगा, 21 जून को, नहीं तो 22 दिसंबर को। लेकिन जो बचे हुए प्लेसेस हैं उनमें एक बार जून से दिसंबर के समय और दूसरी बार दिसंबर से जून के समय। तो कुछ इस तरीके से हो गया, सवाल को थोड़ा सा यूपीएससी ने घुमा दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विषुवत रेखा की बात करें, तो जब सूर्य जून से दिसंबर मकर रेखा जाएगा कर्क से, या मकर से कर्क रेखा जाएगा, तो साल में 2 बार विषुवत रेखा से होके गुजरेगा, मतलब सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत पड़ेंगी, जिसे हम विषुव के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स, बराबर दिन और बराबर रात, जो 21 मार्च को होगा और दूसरा 23 सितंबर को होगा। 21 मार्च वाले को बसंत विषुव के नाम से जानते हैं, और इसे हम या तो शरद विषुव बोलते हैं या फिर पतझड़ विषुव यानी कि ऑटोमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 66.5 के बाद उत्तर में और 66.5 के बाद दक्षिण में 6 महीने का एक दिन होता है और एक रात होती है। यानी सूर्य अगर उग गया तो 6 महीने तक डूबेगा नहीं, और अगर डूब गया तो 6 महीने तक उगेगा नहीं। जैसे अपने यहां एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी 365 बार सूर्योदय होगा और 365 बार सूर्यास्त, यानी 365 दिन और 365 रात। लेकिन यहां एक बार सूर्योदय, और अगर सूर्य उदय हुआ तो पूरे 6 महीने वो क्षितिज पे ही घूमेगा, यानी सुबह 6 बजे का सूरज, और अस्त हुआ तो अगला जो उदय होगा वो 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की एक रात। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है, जो यूपीएससी पूछता है कि पृथ्वी पे दिन और रात की लंबाई क्यों बदलती है, या पृथ्वी पे दिन और रात लंबे और छोटे होने का कारण क्या है, या पृथ्वी पे 4 मौसम होने का कारण क्या है, या मौसम बदलने का कारण क्या है। तो आइए जरा उस भाग की तरफ चलते हैं। और पृथ्वी पे मौसम बदलने की बात करें तो हमारी पृथ्वी सीधी नहीं है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है, या बोले पूरी की पूरी पृथ्वी झुकी हुई है। यानी या तो बोले पृथ्वी का झुकाव या पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव। अगर हम पृथ्वी के केंद्र से 90 डिग्री खींचते तो सामान्यतः ये 90 होना चाहिए और ये 90 साउथ होना चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है, यानी कि टिल्ट है। पृथ्वी का झुकाव 0 डिग्री से ये एंगल 66.5 डिग्री का है, जिसे हम इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ या टिल्टेशन ऑफ अर्थ का नाम देते हैं पृथ्वी का झुकाव। वहीं 90 और 66.5 के बीच जो एंगल बनता है ये 23.5 डिग्री का बनता है, जिसे हम पृथ्वी का अक्ष पे झुकाव बोलते हैं, यानी कि एक्सियल टिल्टेशन ऑफ अर्थ। यानी वास्तविक तौर पे हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब इस पोजीशन में रहते हुए जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करेगी तो क्या होगा, आइए देखते हैं।
सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, और ये हमारा सूर्य है। तो हमारी पृथ्वी सीधी तो है नहीं, वो थोड़ी सी झुकी हुई है। अब पृथ्वी जब झुकी हुई इस पोजीशन पे होगी तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है, तो जो भाग सूर्य की तरफ होगा उधर गर्मी ज्यादा होगी क्योंकि सूर्य ताप ज्यादा मिलेगा, और जो भाग दूर होगा उधर सूर्य ताप कम मिलेगा। यानी अभी के पोजीशन पे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। अब यही पृथ्वी इसी तरीके से जब सूर्य की परिक्रमा करते समय इस स्थान पे पहुंचेगी तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर है, तो जो नजदीक होगा उधर गर्मी हो गई और उत्तर दूर दूर है तो उत्तर में ठंड हो गई। इस स्थान पे और इस स्थान पे आने के क्रम में पृथ्वी या तो इस स्थान से गुजरेगी या फिर यहां से, यानी ट्रांजिशन फेज। यानी हकीकत में पृथ्वी पे दो ही मौसम है, गर्मी और सर्दी। वसंत और पतझड़ जो आते हैं ये बीच के ट्रांजिशन फेज हैं, गर्मी से सर्दी की तरफ और सर्दी से गर्मी की तरफ। यानी पृथ्वी पे मौसम में बदलाव पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के साथ सूर्य की परिक्रमा करने से बदलता है। यह बात तो समझ में आई आपको। वहीं दूसरी तरफ सवाल उठता है गर्मी में दिन लंबा क्यों और ठंड में रातें लंबी क्यों, या फिर दिन और रात की लंबाई मौसमों के साथ क्यों बदलती है। तो क्योंकि जो भाग सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा वो लंबे समय तक सूर्य की किरणों को देखेगा, वहीं जो दूर होगा वो कम समय तक देखेगा। तो जाहिर सी बात है जो नजदीक है उधर गर्मी है और इसीलिए गर्मी में दिन लंबे होते हैं और सर्द में रातें लंबी होती हैं। यानी पृथ्वी पे दिन और रात की लंबाई केवल पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण से है या पृथ्वी के झुके होने के वजह से है, क्योंकि एक भाग सूर्य की तरफ नजदीक हो गया। लेकिन जब झुके होने के साथ घूमेगी यानी परिक्रमा करेगी तो मौसम बदलेंगे। अब यह तो सामान्य सवाल हो गया, लेकिन अगर उल्टा कर दिया जाए तो सवाल यह पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती या अपने अक्ष पे झुकी हुई नहीं होती, सीधी होती, तो पृथ्वी पे दिन और रात की लंबाई कैसी होती। सही जवाब एकदम सही, क्या, तो बराबर होती। वेरी गुड। अब अगर सीधी होती तो मौसम कितने होते, तो एक होता और वो केवल गर्मी होता, क्योंकि झुके होने की वजह से सर्दी और गर्मी है। तो अगर सीधी हो जाती तो पूरी पृथ्वी पे एक समान सूरज की किरणें पड़ेंगी जैसे भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। तो बराबर दिन बराबर रात होगा तो कल गर्मी होगी, सर्द का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। और अगर सर्दी नहीं होगी तो ना तो वसंत होगा ना ही पतझड़ होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मुख्यतः दो मौसम सर्दी और गर्मी, वसंत पतझड़ आने और जाने के क्रम में होता है और इसी कारण से सूर्य भी हस्तांतरित होता है हमारा। तो जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो कर्क रेखा सूर्य के पास होगा या सूर्य कर्क रेखा पे होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य को देखेगा तो मकर रेखा सूर्य के ऊपर होगा, या सूर्य मकर रेखा के ऊपर होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सपोज करो ये हमारा सूर्य है और ये हमारी एक भाग हो गई पृथ्वी की जिसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, और ये हमारा पृथ्वी का दूसरा पोजीशन हो गया जिसमें कि ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसी केस में आपको 6 महीने दिन और 6 महीने रात का भी कंसेप्ट क्लियर होगा जो ध्रुवों पे होता है। तो इस पोजीशन पे जो है, जो उत्तरी गोलार्ध है वो तो सनरेज पूरी ले रहा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सूरज की किरणें यहीं तक पहुंचती हैं और बाकी की किरणें चली जाती हैं क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी गोल है। अब जो व्यक्ति यहां बैठा है उसको सूरज की किरणें नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी तो सूर्य नहीं दिखेगा, सूर्य नहीं दिखेगा तो रात हो गई। लेकिन यहां काली वाली रात नहीं होती जो हमारे यहां होती है, ब्लैकआउट। टेक्निकली यहां सांझ होती है, गोधुली वेला, जो दिन और रात के बीच का समय होता है। गौर करो,
या गांव में सुबह सुबह चिड़ियों के उठने का समय सुबह 4 से 5 के बीच, कंप्लीट रात नहीं होती और ना कंप्लीट सुबह होता है। अब बात उठती है ऐसा क्यों है? तो क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल भी तो है, और जब सूरज की किरणें गुजरेंगी तो सतह पे नहीं पड़ रही ना, लेकिन वायुमंडल से तो होकर गुजर रही हैं, और वायुमंडल में से जब गुजरेंगी तो वायुमंडल में गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, सब कुछ है। तो वायुमंडल से ये बिखर जाएगी टकराकर, और बिखरने के कारण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, जिसके कारण यहां कंप्लीट रात नहीं, गोधूली वेला वाला समय होगा जो 6 महीने होगा। और यहां पे सूर्य क्षितिज पे ही घूमेगा, यानी सुबह 6 बजे का। तो यहां पे जो सूरज की रोशनी होगी वो भी एकदम एक तरीके से क्षैतिज होगी, कभी भी सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आता। वही केस अब साउथ के साथ होगा। साउथ को सूरज की रोशनी पूरी मिलेगी जैसा आप देख रहे हो, लेकिन नॉर्थ को सूरज की रोशनी केवल यहीं तक मिली और बाकी की रोशनी निकल गई। तो अब क्योंकि साउथ में गर्मी है, तो यहां जब गर्मी होगी तो दिन की लंबाई बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम बात करें तो जिस गोलार्ध में जो मौसम होगा, गर्मी या सर्दी, उसके हिसाब से भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर जाएंगे तो दिन और रात की लंबाई बढ़ने और घटने लगेगी। जैसे अगर हम अभी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी है, और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी है। तो गर्मी में दिन की लंबाई ज्यादा है, और कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो दिन की लंबाई बढ़ती चली जाएगी और रात छोटी होती चली जाएगी। और 66.5 डिग्री उत्तर के पश्चात यानी कि आर्कटिक वृत्त के बाद रात नहीं होगी, 6 महीने दिन रहेगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से नीचे उतरेंगे तो अब रात की लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि इधर विंटर सीजन है, और बियॉन्ड 66.5 यानी कि अंटार्कटिक वृत्त के बाद दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की रात हो जाएगी। अब यहां वो उल्टा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है, उत्तरी गोलार्ध में सर्द है। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई मकर रेखा के पश्चात बढ़ेगी और कर्क रेखा के पश्चात रात की लंबाई बढ़ेगी। यानी वर्तमान समय में बात करें तो अभी हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, यानी गर्मी चल रही है। तो अब जब हम 23.5 डिग्री उत्तर के पश्चात यूरोप, एशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ेंगे तो दिन की लंबाई बढ़ती चली जाएगी, और 66.5 डिग्री उत्तर के बाद 6 महीने का दिन है। वहीं अभी के समय दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे नीचे उतरोगे रात की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से दिन और रात की लंबाई में अंतर होता है, वहीं मौसम भी बदलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, और हमेशा ध्यान रखना कभी भी नाक के सीधे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, यानी कि रटी हुई बातों से क्वेश्चन नहीं पूछता। ये समझने के आधार पे उनसे रिलेटेड बातों को पूछता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, भूगोल के सवाल के जवाब सवाल के अंदर ही होते हैं, बस आपको सवालों को ध्यान से पढ़ना होगा। नहीं पढ़ोगे जानते हुए गलती कर दोगे। वहीं अब देशांतर की बात करें तो देशांतर तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो ध्रुवों से ध्रुवों तक चलती हैं, ये समानांतर नहीं होती, इनका आकार अर्धवृत्त होता है। लेकिन देशांतरों का मुख्य इस्तेमाल समय और दिन रेखा को बनाने के लिए और समय और दिन को एक तरीके से मापने के लिए किया गया, जिसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, जो 0 डिग्री और 180 डिग्री है। वहीं ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटते हैं, पूर्वी और पश्चिमी, और अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी। अब बात उठती है समय और दिन को कैलकुलेट करने का तरीका, जो यूपीएससी पूछता है कि अगर इस स्थान पे ये समय हो रहा है तो बताइए लंदन में कितना समय हो रहा होगा, या फिर अगर हम
पृथ्वी के घूर्णन को उल्टा कर दें और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना बज रहा होगा। अब बात उठती है समय और दिन का कैलकुलेशन। तो समय और दिन के कैलकुलेशन के लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के हिसाब से और भारतीय मानक समय रेखा के हिसाब से कितना समय कहां होता है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में किस गोलार्ध से किस गोलार्ध में जाएंगे, पूर्वी से पश्चिमी या पश्चिमी से पूर्वी, तो हमारा दिन प्लस होगा, दिन माइनस होगा, यानी एक्स्ट्रा मिलेगा या घटेगा। तो इन सभी बातों को हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।